तो आपका एक बार फिर से स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो क्लास 12 फिजिक्स का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर नंबर 8। तो इसको हम आज अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। लेकिन डिटेल में समझने से पहले हमें कुछ पहले का कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए जो हमने ऑलरेडी पहले के चैप्टर्स में पढ़ लिया है। तो क्या पढ़ा है वो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नॉलेज आपके पास है कि एक जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। फिर हमने क्या पढ़ा है? फिर हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो आंसर है कि जब चार्ज मोशन में होता है, when a charge is in motion then it creates magnetic field. When a charge is at rest then it creates electric field, and when a charge is in motion then it creates magnetic field. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब और हमने क्या पढ़ा है? हमने ये भी पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आता है ना, whenever there is change in magnetic flux with respect to time, then there will be there is induced in EMF. वहां पे EF इंड्यूस हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। इंड्यूस EF होने से क्या होता है? EF जब इंड्यूस हो जाता है तो वहां पे करंट फॉर्म करता है। करंट फॉर्म करता है, करंट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? I is equals to, तो करंट जो फॉर्म करता है वो है dq by dt, है ना। कैसे होता है? तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन E is equals to माइनस डी फाइव बाई डी टी, और चूंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण है तो डी फाइव भी कर देते हैं। तो यहां पे ईएफ इंड्यूस कितना हो रहा है? डी फाइव बाई डी टी, और इस ईएमएफ के कारण करंट भी बन रहा है। करंट कितना बन रहा है? डी क्यू बाई डी टी, है ना। करंट कैसे बनता है? तो आंसर है जब चार्ज फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है तब आपका जाके बनता है करंट, है ना। अब ये चार्ज फ्लो ही क्यों कर रहा है? तो आंसर ये चार्ज इसलिए फ्लो कर रहा है क्योंकि उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। आपको पता है जब तक उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक करंट बनेगा ही नहीं। तो अब ये फोर्स लगा कौन रहा है? तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। आपको पता है कि एक साइड अगर आपको पॉजिटिव मिले और एक नेगेटिव मिले तो यहां पे क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बनता है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू होता है, वो मूव करता है। विच मीन्स EF इंड्यूस हुआ है किसके कारण? तो आंसर है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों हुआ है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब EF इंड्यूस हो गया है तो करंट आ गया है। करंट कैसे आता है? चार्ज फ्लो के कारण। चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि चार्ज पे फोर्स लग रहा है। फोर्स लगा कौन रहा है? तो आंसर लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसका मतलब कि जो चेंज हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ, उसने क्या क्रिएट कर दिया? उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया फैराडे ने। अब बात यहां आती है कि क्या इसका रिवर्स भी ट्रू है? अब इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है, पहले इसको समझिए। क्या था हमारे पास कि अगर मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रहा है कॉइल में वो भी समय के साथ बदल रहा है, और समय के साथ बदलने के कारण उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी ईएफ इंड्यूस हो रहा है। और करंट क्यों इंड्यूस होता है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला, क्यों मिला? ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हमें ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? ये क्वेश्चन है। तो इसी को बताया सबसे पहले मैक्सवेल ने। कब बताया? तो आंसर है जन्म तो उनका हुआ था 1831 में, अब 1860 के आसपास या 1855 जब भी होगा, उन्होंने ये हमसे डिस्कस किया। एक्चुअली हमसे नहीं, सभी से डिस्कस किया उस समय कि चूंकि नेचर जो है, नेचर लव्स सिमेट्री। वैसे ही हर किसी को सिमेट्री पसंद है, समानता पसंद है। समानता कहने का मतलब यह है कि अगर एक के पास सब कुछ अवेलेबल है, यानी एक मां जो होती है वो अपने बेटों के साथ कभी भी पार्शियलिटी नहीं कर सकती। अगर एक बेटे को सब कुछ दिया तो दूसरों को भी वो देगी। तो यहां पे क्या बात है? यहां पे बात है, यहां पे सिमेट्री की बात है कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या क्रिएट कर दे रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन जाना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड बन जाना चाहिए। तो इस आधार पे मैक्सवेल ने ये नोटिस किया कि जो हमारा एम्पियर का सर्किटल लॉ है, आपने भी पढ़ा होगा एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट, है ना। तो ये था एम्पियर सर्किटल लॉ जिसमें आपने ये पढ़ा था।
अब उन्होंने कहा कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ना, ये आधा अधूरा है। आधा अधूरा का मतलब जो है ना, इसमें इनकंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इसको मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहला सवाल ये था जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, देन अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट करेगा। कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक तो आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैक्सवेल ने तीसरा क्या बता दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आंसर है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको याद रखना है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि अगर एक सोर्स है ना, उस सोर्स से हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है ना। मैग्नेटिक फील्ड कैसा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ, तो एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा, एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही ये बनता चला जाएगा, व्हिच मींस कि जब एक बार हम एक सोर्स से क्या बना देंगे, आंसर है कि हम एक सोर्स से बना देंगे चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली क्या क्रिएट कर देगा, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह ये चलता रहेगा और चलते चलते ही हमें क्या मिल जाएगा, तो आंसर है कि चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आगे बढ़ेगा और हमें एक वेव मिल जाएगा। और इस वेव का हमने नाम क्या रखा, इस वेव का हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की उत्पत्ति हो गई, यानी कि इसकी डिस्कवरी हो गई, खोज हो गई। फिर से आप समझिए इसको। मैंने क्या बताया, फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने बताया था कि एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या इंड्यूस करता है, ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट आएगा। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे फ्लो होगा, फोर्स के कारण। फोर्स कौन लगा रहा है, तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बना देता है, एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली मैक्सवेल ने कहा कि सिमेट्री, हर जगह सिमेट्री होना चाहिए और होता ही है, तो एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। इसका मतलब पहले हमने क्या बनाया, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, फिर हमें क्या मिला, एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या बन गया, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हमें क्या मिलेगा, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे करके ये चलते रहा, यानी कि अब ये एक वेव के फॉर्म में चल पड़ा है ना। इस वेव का हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर ईएम वेव्स, ठीक है। ये हमने इसका नाम रख दिया। अच्छा, ये तो हो गया, हमने इसका नाम रख दिया ईएम वेव्स। अब बात आती है कि ये जो चला ईएम वेव्स, हमने जो है ना इसका वेलोसिटी कैलकुलेट किया कि इस वेव का वेलोसिटी कितना है, और वो वेलोसिटी हमको कितना मिल गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि हमको पता है कि किसका होता है, तो आंसर है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने यहां से ये भी बता दिया कि ये जो लाइट है ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है ना। फिर से ईएम वेव्स का वेलोसिटी कितना कैलकुलेट हो गया, 3 × 10⁸, और यही वेलोसिटी किसका होता है, लाइट का। इसका मतलब लाइट भी क्या है, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो यहां पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएम वेव्स, और ये लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। फिर वहां से बहुत सारी बातें सामने आ गई जो कि पहले क्लियर नहीं थी, बाद में जाके क्लियर हो गई। हम अलग अलग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, अलग अलग। मार्कोनी का हमारे पास रेडियो वेव था, हमारे पास एक्सरे है, हमारे पास हीट वेव है, हमारे पास अल्ट्रावायलेट है, हमारे पास गामा रेज है ना। इस तरह करके हमारे पास बहुत सारे वेव्स हैं, रेज हैं, है ना। तो हम जो है उन सभी को अलग अलग समझते थे, लेकिन ये सभी जो है, ये सभी का जब कैलकुलेट किया गया तो वेलोसिटी, तो उसका होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जितने भी वेव्स हैं, चाहे वो हीट वेव्स हो, चाहे वो रेडियो वेव्स हो, चाहे वो गामा वेव्स हो, चाहे वो एक्सरे हो, है ना, कुछ भी हो, वो सभी क्या है, वो सभी ईएम वेव्स में ही आते हैं। सब में एक कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शामिल है कि ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जितने भी हीट वेव्स हो, चाहे गामा रेज हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे इंफ्रारेड हो, है ना, या फिर रेडियो हो, या फिर माइक्रोवेव हो, कोई भी हो, सभी में एक बात
कॉमन है क्या, कि सभी का जो वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो चार है इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहा है, चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहा है, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ईएम वेव्स। और ये ईएम वेव से कौन रिलेट करता है, लाइट, क्योंकि लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। तो इसका मतलब ये चारों जो है ना वो एक ही मेंबर है ना, सॉरी एक ही फैमिली के मेंबर हैं। ये चारों जो है एक ही फैमिली की मेंबर हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो यहां पे ये यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या हो गया, डिस्कवरी यहां से हो गया। लेकिन अभी मैक्सवेल यही नहीं रुके, मैक्सवेल ने आगे क्या बताया, मैक्सवेल ने नोटिस किया एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है, क्या है एम्पियर का सर्किटल लॉ, तो आपको सबको पता है कि एम्पियर का सर्किटल लॉ है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, है ना। ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट, है ना, ये होता है। उन्होंने बताया कि ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि ये असंगत है, संगत नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ कमियां हैं। उस कमी को मॉडिफाई ने उस कमी को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। कैसे किया वो अभी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे मैं बात कर रहा हूं इसकी। ये क्या है, करंट। ये कौन सा करंट है, तो आंसर है दिस इज कंडक्शन करंट, है ना। कंडक्शन करंट है, क्या कोई और भी करंट होता है, तो यही आपको पढ़ना है कि कंडक्शन करंट के अलावा क्या और भी कोई करंट है। तो ये हम चर्चा करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें अच्छे समझना पड़ेगा एक डायग्राम से, और वो डायग्राम मैं प्लॉट करता हूं, फिर आपको वो अच्छे से समझाता हूं। ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां पे मैंने बैटरी लगा दिया है, ये की है जो क्लोज्ड है, और यहां पे कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है। अब देखिए यहां से करंट जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, विच मीन्स करंट यहां पे आपको मिलना चाहिए आई, और आई के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। जैसे कि यहां पे आई फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो आंसर है कि यहां पे मैं अगर एक लूप क्रिएट कर दूं, है ना, ये दिस इज लूप C1, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये चूंकि यहां पे इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं एक लूप यहां पे ड्रॉ कर दूं, है ना, ये सेकंड लूप C2, तो क्या आपको यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जब मैं यहां पे करंट फ्लो कराता हूं, ये चूंकि वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दूं तो वो डिफ्लेक्ट करता है, जो शो करता है कि हाँ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें करंट चाहिए। तो क्या यहां पे करंट है, तो आप बोलेंगे नहीं करंट तो नहीं है, क्योंकि करंट क्यों आता है, करंट आता है चार्ज फ्लो के कारण, और अगर चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा तो करंट कैसे बनेगा। यहां पे तो चार्ज फ्लो हो रहा है, यहां चार्ज फ्लो हो रहा है क्या, तो आंसर है चार्ज यहां फ्लो नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन यहां पे मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो है प्लस चार्जेस है ना, और यहां पे माइनस चार्जेस एक्यूमुलेट, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट्स में क्या होता है, एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो चूंकि यहां पे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, अगर यहां चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या यहां करंट है, तो आंसर इज नो, करंट तो नहीं होना चाहिए। अगर करंट नहीं है तो फिर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या, तो आंसर भी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने यहां पे मैग्नेटिक कंपास निडल को रखा, तो जो घटना हमें यहां पे दिखती है डिफ्लेक्शन वाली, वही वाली घटना हमें यहां पे दिखती है, यानी कि यहां भी मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर यहां करंट है कि नहीं है, तो आंसर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी होना चाहिए। तो अगर करंट यहां पे है तो फिर वो कौन सा करंट है, आंसर है ये वाला करंट तो नहीं है, आई कौन सा करंट है भाई, कंडक्शन करंट, क्योंकि ये ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसको हम कंडक्टर, हमें है ना करंट के लिए क्या चाहिए, कंडक्टर चाहिए। तो यहां पे तो कंडक्टर बीच में हमें मिल नहीं रहा है, तो क्या यहां करंट है, तो आंसर है कि यहां पे करंट होना चाहिए। तो कौन सा करंट होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा बात यहाँ पे जो है अराइज हुआ है कि हमें कौन सा करंट यहाँ पे मिलेगा। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आप समझिए अच्छे से। मान लीजिए कि मेरे पास एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कंप्यूटर चलाता है, उसका काम करता है। अगर वो ना रहे
तो क्या वो कंप्यूटर वहां पे नहीं चलेगा, कोई ऑपरेटर नहीं रहेगा? आंसर है यस, मैं किसी को और काम पे रखूंगा ताकि वो उसका काम कर दे। विच मीन्स कि यहां पे जो कंडक्शन करंट का काम हो रहा था, अब उसका काम यहां पे कोई ना कोई करंट तो कर रहा है, जो करंट इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। जैसे कि एक वर्कर है, वो कोई काम करता है, वो वर्कर नहीं है, तो क्या उसका काम नहीं होगा? आंसर यस, काम तो होगा, उसके बदले कोई काम करेगा, उसको डिस्प्लेस करके कोई काम करेगा। वैसे ही यहां भी आपको एक करंट मिलेगा जो इस करंट को डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि यहां पे जो हमें करंट मिलेगा वो इस करंट को चूंकि डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए यहां जो करंट का नाम होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता कैसे है? बड़ा सिंपल है। देखिए यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, यहां पे नेगेटिव, यहां पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा प्लस से माइनस से। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अगर हम यहां से करंट की वैल्यू चेंज करें तो हमें क्या मिलेगा? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या क्रिएट करेगा? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहां पे क्या करेगा? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा फिर से, और यहां का जो मैग्नेटिक कंपास पेंडुलम है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा। विच मीन्स ये हमें बताया किसने? मैक्सवेल ने, कि यहां पर भी एक करंट है, यहां पे जो करंट है I, वो है I इज इक्वल्स टू IC कंडक्शन करंट। यहां पे जो करंट है I, वो है I इज इक्वल्स टू ID। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट से आप क्या समझते हैं? वो करंट जो कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करे, काम उसी का कर रहा है लेकिन उसको डिस्प्लेस करके, तो यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे है तो अब यहां पे आप समझिए, ये जो फॉर्म था एम्पियर सर्किटल लॉ का, ये फॉर्म अब चेंज कर जाएगा। ये फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आंसर है ये फॉर्म हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, अब I के प्लेस पे IC प्लस ID, यानी कि जहां पे कंडक्शन करंट काम करेगा वहां पे हम इसको जीरो कर देंगे, और जहां पे ये काम करेगा उसको हम यहां IC को जीरो कर देंगे। तो कुल मिला के ये जो नया फॉर्म बना, मॉडिफाइड फॉर्म, ये हमें मैक्सवेल ने दिया। मैक्सवेल ने और भी बहुत कुछ काम किया। मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। तो यहां पे क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl का नया फॉर्म क्या बन गया? म्यू नॉट IC प्लस ID। अब बात यहां पे ये है कि ये ID का जो वैल्यू होगा वो ID का वैल्यू होगा कितना, ये हमें जानना है। तो हम ये ID निकालना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता किस वजह से है? तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है। तो पहले तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन क्या होगा हम वो देखते हैं, फिर इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होगी वो हम देखते हैं, और फिर फाइनली हमें ये इक्वेशन किस फॉर्म में मिलता है ये हम देखते हैं, है ना। तो चलिए हम ये सारी बातों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं ये हम आगे देखते हैं। तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन। It is that current which comes into existence in addition to the conduction current whenever the electric field and hence the electric flux changes with time। तो फिलहाल हमारे पास एक करंट IC था, कंडक्शन करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक और भी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसने कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस किया है, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और यहाँ पे ये क्यों डेवलप होता है? ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसकी वैल्यू कितनी होती है, या फिर इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट ID, इसका जो एक्सप्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये होता है I इज इक्वल्स टू ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, d phi e by dt। ये हमारा एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट का, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। अब आप यहां पे ये सवाल करेंगे कि सर ये होता कैसे, ये आता कैसे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये I इज इक्वल्स टू ID इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे आता है। बड़ा सिंपल है, सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, phi e यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? EA ऐसे होता है, E डॉट A, E cos थीटा। थीटा क्या होता है? आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाता है, तो वो फिर आपका cos 0 1 हो जाता है।
तो फाई ई का फॉर्मूला है ई ए। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इनटू एरिया। ठीक है, अब यहां आप देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर भी क्या होता है? एरिया ही तो होता है। तो मैं 4 पाई आर स्क्वायर को एरिया लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, और बाहर में हमारे पास एरिया है। इसको मैं वापस से क्या लिख सकता हूं? इसको भी मैं एरिया लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर को, तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपको मिल जाती है फाई ई की। फाई ई की वैल्यू कितनी मिल गई? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से आप ये बताइए कि Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहां से Q की वैल्यू जो हमारे पास होगी, Q की वैल्यू वो हो जाएगी फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई, ये हमें Q मिल गया। अब हम करंट निकालना चाहते हैं, तो करंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? करंट का फॉर्मूला है dq बाई dt। d q कितना हमारे पास है? एप्सिलॉन नॉट फाई ई अपॉन dt। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो I का फॉर्मूला हमें मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, तो d फाई ई अपॉन dt। ये कौन सा करंट है? I। तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट ID, जो मैंने पहले लिखा था। I कौन सा करंट है? ID डिस्प्लेसमेंट करंट, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट d फाई ई अपॉन dt, जो कि मैंने यहां पे प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो ये एक करंट है जो कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आता है। और ये बनता क्यों? ये बनता है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर चेंज इन द, आपको यहां पे दिख भी रहा है कि ये बनता है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समय के साथ बदले तो हमें एक करंट मिल जाता है, और वो करंट क्या बनाता है? तो वो करंट बनाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाएगा? एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगा? चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फैराडे ने दिया था, और ये यहां मैक्सवेल ने बता दिया। तो मैक्सवेल ने सिमेट्री के सिद्धांत के आधार पे हमें ये बताया कि अगर एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, तो एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, अच्छे समझाने के लिए, उन्होंने 4 इक्वेशंस लिए जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो 4 इक्वेशंस लिए, और उस 4 इक्वेशंस का उन्होंने नाम रखा मैक्सवेल 4 इक्वेशन, जिसको हम और अच्छे से समझेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे इसको और अच्छे से, मैक्सवेल 4 इक्वेशन। तो अब जब हमें आईडी मिल चुका है, तो अब हमारे पास जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, मॉडिफाइड फॉर्म उसका अब हमें क्या मिलेगा? तो अब मैं देखता हूं कि एम्पियर सर्किटल लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो हमें क्या मिलेगा। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, तो अब हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट, आई के प्लेस पे हम लिख देंगे आई सी प्लस आई डी। कहने का मतलब ये है कि ये अब बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, है ना, आई सी तो ठीक है ना, डी क्यू बाई डी टी। आई डी क्या मिला हमें? तो हमें मिल गया एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ठीक है, ये हमें, दिस इज द मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। जहां पे कंडक्शन करंट काम करेगा वहां पे आपको इसको जीरो कर देना है, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट काम करेगा वहां पे आपको कंडक्शन करंट को जीरो कर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैक्सवेल की 4 इक्वेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता कैसे। ये फिलहाल मैंने आपको बताया है कि एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा? चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक चेंज होता हुआ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनता चला जाएगा, एक वेव के फॉर्म में ये आगे बढ़ेगा। एक बार सोर्स ने क्या बना दिया, एक बार सोर्स ने अगर एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया,
तो अब ये खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। कैसे कि एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर वो बनाएगा चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, फिर वो बनाएगा चेंज होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह ये वेव के फॉर्म में आगे बढ़ेगा और इस वेव का हमने नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वहीं से आपका ये चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, आगे हम देखेंगे मैक्सवेल 4 इक्वेशन। देन और भी हमें बहुत कुछ समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव है, ये भी हमें प्रूव करना है। तो ये सब हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।